हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के कार्य डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पॉइंट तक क्लियर कर लिए थे। इसमें पहला पॉइंट था हमारा प्लानिंग, कि किसी भी काम को करने से पहले उसके क्या तरीके हैं, उसके लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। सेकंड में था ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी उद्देश्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद उनको क्रियान्वित करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्रियान्वित जो भी समस्या आती है उसको दूर किया जाता है। थर्ड में था डायरेक्शन, कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव रखने के लिए और लगातार अवेयरनेस रखने के लिए उसका डायरेक्शन देना उसको आवश्यक है। फोर्थ में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन, कि सामूहिक प्रयत्नों की क्रमबद्ध व्यवस्था, जिससे किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो जनरल पर्पस है उनकी पूर्ति के लिए क्रियाओं में समरूपता लाना ही कोऑर्डिनेशन होता है। आज हम 5th पॉइंट से डिस्कस करेंगे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। देखिए, मोटिवेशन भी प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। संस्था के कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना, उनमें संवर्धन करना, विकास के लिए हार्दिक इच्छा जागृत करना, तो ये सब मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं। प्रेरणा देना मानवीय संबंधों से संबंधित है। इसके अंतर्गत आदेश, निर्देश, वित्तीय प्रेरणाएं, कार्य करने की दिशाएं आती हैं। क्योंकि मनुष्य जो होता है वो मशीन के पार्ट्स की तरह नहीं होता। मनुष्य जो है मशीन के पुर्जों की तरह नहीं होता। उसमें विचार करने की शक्ति होती है तथा काम करने या ना करने की कैपेसिटी होती है। मशीन की तरह मनुष्य से स्विच दबाकर हम काम नहीं कर सकते और ना ही कराया जा सकता है। प्रबंध का कार्य ये है कि व्यक्तियों को नेतृत्व प्रदान करके, उसके कार्य का निरीक्षण करके, उन्हें सलाह देकर अधिकतम कार्य करने की प्रेरणा दे। ब्रिज के अनुसार देखें तो अभिप्रेरणा एक सामान्य प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया है जो अपने टीम के सदस्यों को अपने समूह के प्रति वफादारी प्रदान करने, स्वीकृत कार्य को नियमित रूप से करने तथा सामान्य रूप से अपने कृत्य में प्रभावी भाग लेने के लिए, प्रभावी ढंग से अपना भाग लगाने के लिए तैयार एवं प्रेरित करती है। नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर, कंट्रोल, नियंत्रण। देखिए, नियंत्रण से अर्थ है किसी कार्य के निर्धारित माप के अंतर्गत होने वाले जो एरर्स हैं उनको रोकना है, जिससे प्रभावित वस्तु का निर्माण संभव हो सके, जो भी हम वस्तु निर्माण कर रहे हैं। तो प्रबंधकीय नियंत्रण ये देखने की एक प्रोसेस है कि कार्य निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, कार्य की किस्म व मात्रा निश्चित स्तर के हैं या नहीं, कार्य के मापदंड निश्चित किए जाते हैं, तो निश्चित परिमाप से कम होने पर उसमें सुधारात्मक विधियों को अपनाया जाता है। जो भी हमने मेजरमेंट तैयार किए हैं वो निश्चित किए हैं, अगर उनसे कम काम होता है तो हम सुधारात्मक विधियों को फॉलो करते हैं। ब्रेच के शब्दों में देखें तो नियंत्रण निश्चित योजनाओं
तथा परिमापों के संदर्भ में वास्तविक कार्य निष्पादन को जांचने की एक प्रक्रिया है, जिससे प्रगति पर्याप्त संतोषजनक कार्य हो सके। साथ ही ऐसे अनुभवों को प्राप्त करना है जिससे भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान मिल सके। इसी प्रकार से जॉर्ज आर टेरी के अनुसार देखें, नियंत्रण से या से इस बात का पता लगाना है कि क्या प्राप्त किया गया है, मीन्स निष्पादन का मूल्यांकन करना, और आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदमों को उठाना ताकि निष्पादन योजनाओं के अनुसार हो। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, कम्युनिकेशन, संदेशवाहन या संप्रेषण। देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्रबंध संस्था से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंचाता है। इसके अलावा प्रबंध के द्वारा अंशधारियों, ग्राहकों, जनता और सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजी जाती हैं। प्रबंध का संदेशवाहन कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा प्रबंध कर्मचारियों से अधिक कार्य करा सकता है एवं अपने कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों की शंकाओं का समाधान भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर 8, स्टाफिंग, नियुक्ति। वर्तमान संगठन व्यवसाय अनेक व्यक्तियों के सामूहिक कार्य का परिणाम होता है, तो इन व्यक्तियों का चयन एवं नियुक्ति प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है, क्योंकि योग्य एवं कुशल व्यक्ति किसी भी इंस्टीट्यूशन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अतः उपक्रम की आवश्यकता के अनुसार योग्य एवं कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें समय समय पर कार्य से संबंधित ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, उनका प्रमोशन करना चाहिए, उनका ट्रांसफ़र करना चाहिए। जैसे जॉर्ज एंड टेरी के शब्दों में देखें तो स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने और बनाए रखने का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग, निर्णय। तो देखिए, किसी भी कार्य को करने के अनेक मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, तो उनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है, इसका डिसीज़न लेना प्रबंध का कार्य है। और डिसीज़न जितना सही होगा उतना ही बेस्ट होगा। डिसीज़न मेकिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो बेस्ट अल्टरनेट के सिलेक्शन से संबंधित होता है। अनुभव, विवेक, अंतर्ज्ञान ये निर्णय की परंपरागत विधियां हैं, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान, सांख्यिकीय विधियां तथा मॉडल ये निर्णय की आधुनिक विधियां हैं। प्रबंध सूचना प्रणालियां भी निर्णय के कार्य को प्रभावी बनाने में योगदान देती हैं।
पीटर एफ ड्रकर के अनुसार देखें तो एक प्रबंधक जो भी क्रिया करता है वह निर्णय पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनोवेशन, नवाचार। नवाचार या नव परिवर्तन से आशय नव विकसित तकनीक, मतलब कोई न्यू डेवलप टेक्निक, उत्पादन का नया प्रारूप, प्रोडक्शन का कोई नया फॉर्मेट या कोई नई मेथड से लगाया जाता है। वर्तमान गतिशील युग में जहाँ प्रतिदिन नए आविष्कार होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, वहाँ प्रबंधक का ये मुख्य कार्य है कि वह नवीन विकसित तकनीकों को उत्पादन में प्रयोग करें। अर्नेस्ट टेल कहते हैं कि नवाचार केवल तकनीक खोजना, नई एवं सुधरे हुए उत्पादों तक सीमित नहीं होता है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का नवीन कार्य पद्धति को शामिल किया जा सकता है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हों। और कुछ जो विद्वान हैं इस कार्य को नियोजन का एक सृजनात्मक अंग मानते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व बढ़ने के साथ ही प्रबंध के इस कार्य का महत्व भी बढ़ गया है। प्रबंध को अन्य बाहरी पक्षों के साथ व्यवहार करते समय अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करना होता है और आधुनिक व्यवसाय एक खुली प्रणाली है, अतः प्रबंध में रिप्रेजेंटेशन कार्य का महत्व भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।